अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक दो खबरें थी बड़ी इंपॉर्टेंट जिनके ऊपर मुझे कुछ गुफ्तगू करनी थी। मौलाना तारिक जमील साहब एक दफ़ा फिर से बड़ी तनकीद की जद में हैं और इसकी वजह वो कुछ उनकी तकारीर हैं जो उन्होंने अपने साहबजादे की वफ़ात के बाद की हैं और उसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत तनकीद भी कर रहे हैं और कुछ लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं, करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन उससे पेशतर के मैं इसकी तरफ डिटेल में आपसे बात करती, ये एक सेंसिटिव मौजू है, इस पर मैं आराम से अगले किसी व्लॉग में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स और डेवलपमेंट हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और ये जो एक तो ज़ाहिर है जो दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा हमला था मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर, इसके हवाले से ज़रूरी है कि डिस्कशन की जाए। फिर फवाद चौधरी साहब को एक दफ़ा फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उनका कसूर क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्टली आपको ये भी बताएंगे कि एक फिर जो हमें नज़र आ रही है मेंटालिटी कि जिस तरह से ख़वातीन पे हाथ डाला जाता है, फिर उसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए तो फिर पैगामात आते हैं कि जी आप सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर हम क्या करें? क्योंकि जो चीज़ें आँख देखती है उसके बाद होंठों का खामोश रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं आज आपके साथ मुझे शेयर करनी है। पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करेंगे जनाब। सबसे पहले जो एक वाक़या पेश आया है, मियाँ वाली एयरबेस पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया और 9 के करीब ये दहशतगर्द थे जो कि अब सारे के सारे जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। नाकाम बनाया गया उनका ये हमला सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और यहाँ पर काफ़ी देर जो है आप कह लें कि लड़ाई भी जारी रही। बड़े तरीके के साथ इनको टैकल किया गया ताकि ज़्यादा यानी फ़ौजी जवानों का नुकसान ना हो, जो हमारे वहाँ पर ज़रूरी तनसीबात है उनका कोई नुकसान ना हो। तो इस चीज़ को इंश्योर करके बड़े तरीके के साथ, बड़ी समझदारी के साथ ये ऑपरेशन किया गया, जिसमें कोशिश की गई कि कम से कम नुकसान हो। कुछ ये खबर आ ज़रूर रही है कि 2 के करीब शायद जहाज़ हैं जिनको कोई थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा है और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसानात की खबरें इस तरफ से तो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अलबत्ता काफ़ी हैवी नुकसान पहुंचाया गया और जनाब 9 जो ये दहशतगर्द थे इनको मार दिया गया है। बज़ाहिर जो इसकी फुटेजेस और तस्वीरें नज़र आ रही हैं उसके मुताबिक पता यही चल रहा है कि सीढ़ी लगाकर दीवार के साथ और जो रेज़र वायर लगी होती है उसको काट कर और फिर वो जो दहशतगर्द हैं फलांग कर दीवार दाखिल हुए हैं एयरबेस में और फिर उस तरीके से उन्होंने जाकर जो है वो अंदर अपनी कार्रवाई करने की कोशिश की है। लेकिन जी यहाँ पर फ़ौजी जवानों की महारत और उनकी जवामर्दी को यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है कि ये हमला जो है वो नाकाम हो गया। बाकी अब अगर पॉलिटिकल हैपनिंग्स की तरफ आ जाएं तो ये एक खबर आज अचानक से आई कि फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और इसने खासी हलचल मचाई, क्योंकि फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से हैं जो कि पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब के बड़े करीब समझे जाते थे और बज़ाहिर ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब उनकी जो सजेशंस हैं, जो उनकी राय है उसको बड़ी अहमियत देते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब क्रैकडाउन शुरू हुआ आफ्टर 9 में तो फवाद चौधरी साहब ने बहुत ज़्यादा मज़ाहमत नहीं सही, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्होंने जब उन्हें पकड़कर बंद किया गया, कैद तन्हाई में रखा गया और फिर उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके आफियत जानी कि 9 मई की मजम्मत भी की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं फ़िलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे सियासत करनी ही नहीं है। और फिर उसके बाद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो एक लॉन्चिंग सी छोटी मोटी पता नहीं क्या थी, वो बहरहाल कोई तकरीब ही थी शायद, तो उसमें उनको देखा भी गया, लेकिन वहाँ पर भी वो बस जिसको कहते हैं ना कि इधर उधर कहीं लुक छुप ही कर रहे थे, सामने नहीं थे। तो उनकी जो अभी तक की जितनी भी आप देख लें, ट्वीट्स देख लें, जो उनका एक तर्ज अमल देख लें, उससे ये बात वाज़े नज़र आती है कि फवाद चौधरी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते और उस प्लेटफॉर्म से वो सियासत नहीं करना चाहते। ये ठीक है कि वो मजबूरन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ बैठे हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी में खुश होकर जाना चाहते हैं। जहांगीर खान तरीन से अगरचे उनके अच्छे रवाबित हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि उनके अच्छे रवाबित हैं और उनके फैमिली टर्म्स हैं उनसे, लेकिन इसके बावजूद भी वो सियासी तौर पर उस पार्टी में अपना मुस्तकबिल नहीं देखते और ना वो उसमें शामिल होना चाहते हैं। और उसके बाद फिर बाकायदा हमने देखा भी कि वो बिल्कुल पार्टी की किसी तकरीब में किसी हवाले से कहीं हमें नज़र नहीं आए और लोग उनके बारे में कंफर्मेशन से ये कह भी नहीं सकते थे, खुद पार्टी वाले भी, कि हाँ जी ये हमारी पार्टी का हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि इस्तेकाम पार्टी में उन्होंने कोई बाकायदा शमूलियत इख्तियार ही नहीं की
और इसीलिए वो उसके लिए कभी भी मुतहरिक भी नज़र नहीं आए। और जो दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से, कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं की अभी तक। अगरचे बहुत सारे लोग जो पहले छोड़ के गए हैं पीटीआई, उनमें बहुत सारे लोग अब बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ तनकीद भी कर रहे हैं, बहुत गैर ज़रूरी गुफ्तगू भी करते नज़र आते हैं और बहुत बिलोदा बेल्ट बातें भी की हैं लोगों ने। लेकिन फवाद चौधरी साहब शुरू में ही अगरचे छोड़ तो गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात ना मुंह से निकले कि जो इमरान खान के खिलाफ हो या उनके कैरेक्टर पर किसी तरह का भी कोई हमला हो। और मैं ये ज़ाती तौर पर आपको इसलिए भी कह सकती हूँ कि क्योंकि आपको मालूम है फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, वो मेरे शो का हिस्सा हैं, और मैं ख़ुद भी इस बात को आपको मैं बिल्कुल शेयर आपके साथ करना चाहूँगी कि ये लोग बड़े वज़ादार लोग हैं। अगर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है, तो अब उनके साथ रास्ते अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनकी ज़ात पर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। वो आज भी उनकी जो तारीफ़ है वो करते हैं, और जहाँ कहीं अगर उनसे किसी कमी कोताही का मैं कहूँ भी कि आपके ख्याल से क्या गलती थी, तो वो उस पर ज़्यादातर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करते। और यही तर्ज अमल फवाद चौधरी साहब का है। वज़ादारी की यही निशानी होती है कि अगर किसी वजह से आपका ताल्लुक टूट भी जाए किसी से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। तो बहरहाल अब फवाद चौधरी साहब जो थे पीटीआई की तरफ से तो कोई बात नहीं, कोई खास कर रहे थे, लेकिन पीएमएलएन के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर उनकी तनकीद जारी थी। और वो हम देख सकते हैं उनके ट्वीट्स के थ्रू कि वो क्या उनके बारे में राय रखते हैं। अब फवाद चौधरी साहब अगरचे थोड़े लाइमलाइट में तो उस तरह से नहीं थे, उन्होंने खुद को ज़रा साइड लाइन ही किया हुआ था, लेकिन अरबाब इख्तियार की नज़रें इस बात पर ज़रूर थी कि उनको मुतहरिक भी होना चाहिए और उनको इमरान खान के मुखालिफ कैंप में मुतहरिक होना चाहिए। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि उनके ऊपर खासा दबाव अभी तक डाला जा रहा है इस बात के ऊपर कि ना सिर्फ ये कि वो ज़रूरी है कि सियासत करें, बल्कि अरबाब इख्तियार की मर्ज़ी से सियासत करें। अब बहुत जो लोग हैं इस पर, अब मैं देख रही थी कि डिस्कशन हो रही थी कि आखिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। बहाना तो खैर कोई भी किसी भी मुकदमे का बनाया जा सकता है, लेकिन जो गिरफ्तारी की वजह समझ में आती है उसकी तरफ तो मैं आती हूँ। लेकिन पहले ये बात कर लें कि क्या ये गिरफ्तारी भी है, क्योंकि बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जो उनके भाई फैसल चौधरी साहब हैं, उन्होंने जो ट्वीट भी किया है उसके मुताबिक कि फवाद चौधरी साहब उन्हीं की रिहाइशगाह पर, यानी फैसल चौधरी की रिहाइशगाह पर सुबह नाश्ता कर रहे थे कि इस दौरान जो कुछ पुलिस एहलकार वर्दी में थे और कुछ सादा एहलकार भी थे, वो वहाँ पर दाखिल हुए हैं और फवाद चौधरी साहब को अपने साथ ले गए ज़बरदस्ती। और जब फैसल चौधरी साहब, जो कि खुद भी एक वकील हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि आप कोई वारंट दिखाएं, किस मुकदमे में आप गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, तो कोई वारंट वगैरह उन्हें नहीं दिखाया गया। तो क्या आप इस तरह के जो मामले को आप गिरफ्तारी कहेंगे या अगवा कहेंगे? तो ये फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है। उसके बाद उन्हें वहाँ से ले जाया गया और कहाँ मुंतकिल किया गया कोई पता नहीं चल सका। फिर उसके बाद फैसल चौधरी साहब ने बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त पर फौरी समाअत भी हुई है। और उसमें मैं आपको बल्कि बता दूं कि जो शहजाद गोंदल साहब हैं, मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल साहब, उन्होंने थाना कोसार पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर लिया, और जिसमें फैसल चौधरी साहब ने इस्तदा की, बेसिकली उन्होंने अल्फाज जो इस्तेमाल किए वो ये कि बाजियाब करके रिहा करवाया जाए। अगवा हुए हैं चौधरी साहब, उन्हें बाजियाब करके रिहा करवाया जाए। तो वो पहली बात तो ये कि इस तरह के अमल को हम गिरफ्तारी नहीं समझते जब आप बगैर किसी वारंट के किसी के घर में घुस जाएं और उसको पकड़ के उठा के ले जाएं। तो पहली बात तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अब ज़रा इसकी पॉलिटिकल जो मैं बात कर रही थी कि रीजंस पर आ जाते हैं कि आखिर फवाद चौधरी से अब मज़ीद क्या चाहिए। तो भाई उनका सिर्फ खामोश होकर बैठ जाना काफ़ी नहीं है, चाहिए ये कि वो फयाज हसन चौहान की तरह या फिरदौस आशिक आवान की तरह या फ़रूख हबीब की तरह बहुत सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, इमरान खान के ऊपर, उन्हें बुरा भला कहें। फिर इतना ही नहीं बल्कि वो मनपसंद पार्टी चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसमें ना सिर्फ ये कि शामिल हों बल्कि इलेक्शन भी लड़ें और उसके लिए पूरी कैंपेनिंग करें और पूरा एक मुतहरिक किरदार अदा करें। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड जो थी वो काफ़ी बज़ाहिर तगड़ी नज़र आ रही है। और कुछ लोग तो ये भी इवन ख़बर दे रहे हैं कि उनके ऊपर उन्हें ये भी कहा जा रहा था कि ये जहलम में कोई जलसा वगैरह अरेंज करवाएं, जो कि वो शायद विलिंग नहीं थे करवाने के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए। तो इस तरह बहरहाल मतलब कहने का यही है कि भाई उन्होंने मजबूरन पीटीआई तो छोड़ दी, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि वो कहीं और भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब उन्हें इस बात पर भी इंसिस्ट किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि वो कहीं और जाएं बल्कि मर्ज़ी के मुताबिक बयानात भी दें। और यही एक चीज़ है जो कि अब उनकी दोबारा गिरफ्तारी की वजह बन गई है।
देखते हैं कि उन्हें बाजियाब करवाने में उनके भाई कामयाब होते हैं या नहीं, या फिर अल्लाह ना करे कोई फवाद चौधरी साहब को भी लापता करके मर्ज़ी के मुताबिक बयानात दिलवाने के लिए कोई चिल्ला कटवाया जाएगा या क्या होगा, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। लेकिन ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि यहाँ पर फिर हम क्या बात करें कि क्या ये हैं हमारी आज़ादियाँ कि जहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ सकते, और चले वो नहीं हम करें तो ये भी ज़बरदस्ती है कि किसी दूसरी तरफ से जाएं। तो वो कैसे कोई बंदा दिल से वो काम कर सकता है जब उसका दिल वहाँ पे नहीं है वो काम करने के लिए। तो ये एक बड़ा अजीब व गरीब सा मामला बन चुका है। इलेक्शन के ऐलान के बाद आप देखिए कि बड़ी तेज़ी आ गई है एकदम इस तरह के सारे मामलात के हवाले से। जहाँ हमने कल देखा कि असद कैसर को गिरफ्तार किया गया, आज उनको जुडिशल कर दिया गया 14 रोज़ के लिए, और अगरचे वो भी एक बड़ा ही फुसफुसा सा मुकदमा है, लेकिन बहरहाल जो आपका चाहे उसने करिश्मा साज करे तो उन्हें भी जुडिशल रिमांड पर दे दिया गया है। तेज़ी हमें ये नज़र आ रही है कि वो तमाम रहनुमा जो अभी तक कहीं ना कहीं दिल में या खुलेआम पीटीआई से वाबस्ता हैं या पीटीआई के ख़िलाफ़ नहीं हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उनके ऊपर अभी भी सख्ती कम नहीं हुई है, सख्ती टली नहीं है उनकी, बुरा वक्त ख़त्म नहीं हुआ। तो ये बज़ाहिर एक बड़ा ऑब्वियस सा मैसेज जो है वो हमें नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पर आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन। इसी सिलसिले में अब ये खबर भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। फैसलाबाद से ये खबर आ रही है, वहाँ पर पीटीआई के एक कारकुन की बहन को अगवा कर लिया गया। तो अब मतलब आप कह सकते हैं कि जो मर्दों से जब आप ना जीत सकें तो फिर मेरा ख्याल है अब बात औरतों पर ही आ गई है, वो वाली सूरत हाल हो चुकी है। पीटीआई के कारकुन हैं, उनकी बहन को उठाकर ले गए हैं, और उसके बाद हम एक वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है, जहाँ पर थाने के अंदर कुछ लॉयर्स हैं, कुछ बेचारे पार्टी वर्कर्स हैं, वो धरना देकर बैठे हुए हैं, और वो जो नेगोशिएशंस हो रही है थानेदार से वो यही हो रही है कि आप हमारी बहन को लेकर आएँ। ये कोई बात है कि अब आप लोग हमारे घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करें, हमारी बहन बेटियों को अगवा करके ले जाएं और हम चुप करके बैठे रहें। वो उन्हें वहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ठीक है आप ड्यू प्रोसीजर। भाई आप ड्यू प्रोसीजर्स तो तब आप कहें कि जब आप ड्यू प्रोसीजर से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हों, जब आप ड्यू प्रोसीजर्स के साथ लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हों, तो फिर तो ये बात अच्छी भी लगती है कि भाई दूसरों को भी चाहिए कि वो ड्यू प्रोसीजर जो है वो इख्तियार करें। लेकिन जब बग़ैर वारंट के, बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी मुकदमे के किसी को उठा लिया जाए और फिर उसके बाद उसका कोई पता ना हो कि वो है किधर, तो फिर दूसरी तरफ से फिर भी आप ये डिमांड रखते हैं कि वो अलबत्ता ड्यू प्रोसीजर ही फॉलो करे। तो ये बड़ा एक अजीबो गरीब मामला है। ये फिर एक स्टेट के अंदर जिसको कहते हैं कि इश्तियाल फैलाने वाली बात है। अवाम के अंदर इस तरह की चीज़ों से इश्तियाल आता है, वो रिएक्ट करते हैं, वो फिर रिएक्ट करते हैं तो फिर उनके ऊपर और कहर ढाया जाता है कि तुम रिएक्ट क्यों कर रहे हो, तुम चुप करके ये बर्दाश्त करो। तो अब ये जो बहन बेटियों का मामला है, ये जाहिर है कोई भी गैरतमंद हो उसके लिए ये बर्दाश्त करना कोई आसान बात तो है नहीं कि अब कि कोई बहन को उठा के ले जाए और वो बेचारा क्या सुकून से जाके घर में बैठ जाए और इंतज़ार करे कि कल अदालत खुलेगी तो देखी जाएगी मामला। तो ये एक बहुत ही इनसेंसिटिव सा मामला है। पहले ही जो पीटीआई की कुछ ख़वातीन हैं वो वहाँ पर जेल में पड़ी हुई हैं 5-5 महीने से, उन्हें छोड़ा नहीं जा रहा। बार बार उनकी जिस तरह से गिरफ्तारी होती है आफ्टर रिहाई, वो सब तमाशा दुनिया देख रही है। और उसके बाद अब ये वो तो चले फिर भी कहीं पॉलिटिकली पीटीआई के लिए एक्टिव होंगी। अब ये थोड़ी है कि जो खातून खाना बेचारी घर में उसका कोई ताल्लुक भी ना हो पीटीआई से, सिवाय इसके कि वो पीटीआई की वर्कर की बहन है या माँ है या बेटी है या बीवी है, तो आप उसको उठा करके ले जाएंगे क्योंकि उसको थोड़ा जाग सके, क्योंकि वो अगर वो रूपोश है तो वो सामने आ जाए। तो अब ये जो एक ट्रेंड है ये बहुत ही काबिल मजम्मत है। मेरा ख्याल है इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। आप फवाद चौधरी को ज़बरदस्ती पीटीआई में शामिल करवा सकते हैं, सॉरी आईपीपी में शामिल भी करवा लें, चलिए मान लिया, हो सकता है फवाद चौधरी कल आके ऐलान कर दें जी मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल भी हो रहा हूँ, मैं वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ, मैं झेलम का जलसा भी करवा रहा हूँ, इमरान खान भी बहुत बुरा है 9 मई की दोबारा मजम्मत भी कर देता हूँ। लेकिन क्या उस फवाद चौधरी से ये सब करवा के आप समझते हैं कि अवामी हिमायत भी उस फवाद चौधरी को बेचारे को मिल जाएगी? क्या उन्हें वोट भी आप ज़बरदस्ती दिलवा लेंगे? अवाम का क्या करेंगे? सिर्फ इस बात का सवाल का जवाब दे दें। ये जो पार्टी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, इनको तो आपने मारपीट के, इज्जतों कोप करके, डरा धमका के, इनके कारोबार तबाह करके, बंद करके, जिस तरह भी आप उनसे तो कुछ ना कुछ मनवा रहे हैं, लेकिन अवाम को कैसे मनाएंगे? अवाम उनको जाके अगर वोट ही ना डाले तो उन बेचारों के साथ जो आपने सलूक किया है या जो वो आके बोल रहे हैं उसका फ़ायदा क्या है? और ये हमें बड़ा ऑब्वियस नज़र आ रहा है। आप जाकर कहीं पे भी सर्वे कर लें, इनके जलसों के हाल देख लें, उससे आपको पता चल जाता है कि अवाम का मूड क्या है। अवाम तो फिर भी इनको नहीं चाह रही, मसला इन लोगों का है ही नहीं, ये इधर हो या उधर हो ये इशू ही नहीं है।
मसला तो ये कि आवाम अगर ये पीटीआई के साथ है तो फिर इनके साथ है, अगर ये पीटीआई के खिलाफ किसी भी और जगह है तो फिर आवाम भी इनके खिलाफ है। तो अब ये एक जो बात है, ये समझने से कासिर हैं ये लोग, और ये समझ रहे हैं कि ये इस तरह से सारी एक यानी डंडे से ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है कोई नैरेटिव भी बना लेंगे और अवाम को भी पता नहीं ये कबूल करवा लेंगे। तो ये अब समझ नहीं आ रहा कि मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 रोज़ में 5-6 वाक़यात जो दहशतगर्दी के हो चुके हैं। लेकिन इस सारी सिनेरियो में जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या है, ये हमें, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अब थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।